हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी और बेसिकली 11वीं क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका लिबराइजेशन। तो आज हम लिबराइजेशन को पढ़ेंगे। कल हमने कैसे बना लिबराइजेशन, क्या उसकी प्रक्रिया प्रोसेस रही, इसको हम लोग देख रहे हैं। इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके आपका देख चुके हैं। ठीक है, तो परिचय हम लोग पढ़ लिए। चैप्टर आपके सामने है, देखिए चैप्टर नंबर 3 में आपको बता रहा था। ठीक है, चलिए, तो इतना सब कुछ हम इसमें देख चुके, बात कर चुके, सब कुछ देख लिया। अब थोड़ा सा हम प्राइवेटाइजेशन पर हम लोग बात करें। उदारीकरण में थोड़ा सा बस महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि यहाँ पर जो नियम थे उनको थोड़ा सा आपका शिथिल किया गया। शिथिल इन द सेंस कि पहले हमारे यहाँ हर चीज के लिए नियम था कि आपको कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। इन सब पर इन्होंने बात किया और इन सबको हमने आपका देखा, चीजें जिस प्रकार बदली। और आप देखिए नियम कैसे बदल गए हैं, कुछ चीजों में आपका हुआ, उनको भी हम लोग आपका देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें किस प्रकार। ठीक है, हमने प्रारंभ में चर्चा की कि आर्थिक गतिविधियों का नियमन के लिए बनाया गया नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गया। उदारीकरण की इन्हीं प्रतिबद्धताओं को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात प्रणाली, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में आरंभ किया गया था। कब क्या किया था? 1980 के दशक में आरंभ किया गया था। 1991 के बाद आरंभ की गई सुधारवादी नीति में कई अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधार की समीक्षा करें। ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी नियमन बाजार, व्यापक निवेश क्षेत्र, जनपद 1991 तथा उनमें आपका विशेष ध्यान दिया गया। ठीक, और आप जानते हैं कि कुछ लाइसेंस प्रणाली में भी इसमें आपका छूट हुई। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ देखियो कि औद्योगिक क्षेत्र में विनियमन, भारत में विनियमन प्रणाली के अनेक प्रकार से लागू किया गया। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस जो आपकी व्यवस्था है वो आपकी की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, जिसमें उद्यमी को एक फर्म के साथ कार्य करने और बंद करने या उत्पादक की मात्रा को निर्धारित करने किसी न किसी सरकारी की अनुप्राप्ति करनी होती थी। अनेक उद्योग तो निजी उद्योग का प्रवेश ही निषेध था और कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु ही कर सकते थे। सभी निजी उद्यमों को कुछ उद्योग उत्पादक की कीमत पर निर्धारित करके उनको वितरण या अनेक चीज में आपका नियंत्रण जो है वो आपका कर सकते थे। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीति इनमें अनेक प्रतिबद्धताओं का सामना किया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक विमान तथा औषधि भोजन, इन 6 श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर। तो ध्यान रखिए, 6 ऐसे उत्पाद थे जिनको छोड़कर बाकी सब में कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला, अल्कोहल में आवश्यकता है। सिगरेट बीड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। क्या कर रहे हैं आप? अगर आप सिगरेट की फैक्ट्री लगा रहे हैं, जोखिम भरा कोई आप केमिकल पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, उसमें कोई आप औद्योगिक आपका विस्फोट बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कोई आपका डिवाइस बना रहे हैं, उसमें लेना पड़ेगा। कोई आप विमान बना रहे हैं, कोई आप दवाई बना रहे हैं, तो इन 6 श्रेणी को छोड़कर बाकी जितनी भी सेम श्रेणियां हैं और सभी में लाइसेंस को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब इन 6 को छोड़कर अन्य किसी में भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने अपने नियमों को बड़ा सरल कर दिया गया, बहुत शिथिल प्रणाली के आधार पर ये सारी चीजें कर दी। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे तो आपको और सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए
सुरक्षित उद्योगों में, क्लियर है, केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन को कुछ मुख्य गतिविधि ही बची हैं। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अनारक्षित श्रेणी में आती हैं। अधिकांश उद्योग में अब बाजार को कीमत का निर्धारण की अनुमति मिल गई। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ। वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेशक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित की गईं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का विनियमन रिजर्व बैंक का दायरा किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन नियम कसौटी के माध्यम से ही बैंक और अन्य वित्तीय संस्था कार्य का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी जमा मुद्रा रख सकता है। यही ब्याज दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति है और यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार में एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक भूमिका से हटाकर उसको एक सहायक की भूमिका में कर दिया गया। पहले रिजर्व बैंक क्या थी, सब चीज को कंट्रोल करती थी, होल्डिंग कैपेसिटी थी, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, आप सहायक की भूमिका में, आप सलाहकारी बना दिया गया। तो जो चीज पहले होल्ड कर रही थी वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर उनमें आपका इंटरफेरेंस ज्यादा था। उन सबको कम करने के लिए, इंटरफेरेंस को घटाने के लिए ये सारी चीजें आपका की गई और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं कि कैसे ये सारी कम हो। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक की सलाह के बिना कई मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को दर्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंकों की अनुमति के बिना ही नई शाखा खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्त संगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की अनुमति है। खाताधारक और विदेश हित का उद्देश्य कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेशक संस्थाएं तथा व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष को आपका भी अभी भी भारतीय वित्तीय बाजार निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार हुआ, कुछ जो आपके टैक्सेशन हुए इनमें भी कुछ आपका रिफॉर्म हुआ। उन रिफॉर्म को थोड़ा सा हम लोग आपका देखेंगे। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आप जानते हैं प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो व्यक्ति से सीधा सरकार लेती है। जैसे इनकम टैक्स को अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, ये इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, आप सरकार को सीधा पे करते हैं। क्लियर है, ये आपको देखना होगा कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। क्लियर है, और उधर आप देखोगे कि व्यवसायिक उद्योग का लाभ भी उठाते हैं। क्या करते हैं, इन सबका आपका लाभ भी उठाते हैं। क्लियर है, तो ये हमको एक बार सबको, चलिए तो एक बार पूरा देख लीजिए क्या कौन कौन सी चीजों हैं जिन पर आपका लाइसेंस प्रणाली रखी गई, कौन सी है जिन पर नहीं रखी गई। चलिए, तो इतना आपने आई होप समझ लिया होगा कि कहाँ पर लाइसेंस प्रणाली को लागू किया गया, इनको लाइसेंस प्रणाली के दायरे से बाहर रखा गया। तो 6 उद्योग थे जिनको लाइसेंस प्रणाली के अंदर रखा गया, बाकी शेष को जो है इसमें बाहर रखा गया। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इनको गौर करके देखेंगे। और देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दर में निरंतर कमी की गई। कि 1991 के बाद पहले टैक्स लगता था व्यक्ति की इनकम पर। जैसे आप देखेंगे 3 लाख से 7 लाख पर 5%, फिलहाल जो हमारा क्या हुआ है, अभी जो नया आपका बजट आया उसमें रखा गया, और 7 से 10 लाख पर 7% या 10% की बात की गई है। उससे ऊपर कुछ नहीं है, सब फ्री है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, करों की दर में निरंतर कमी की गई। पीछे मुख्य धारा कारण यह है कि उच्च दरों के कारण ही कर वंचन होता है, और अब वंचन का मतलब लोग टैक्स देने से बचते हैं। बेसिकली व्यापक रूप से ही स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची होती हैं तो बचत को बढ़ावा मिलता है। तो लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण देते हैं। नगर निगम की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों के में आपके सुधार के प्रयास किए गए, जैसे वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया, ताकि सभी वस्तुओं की सेवा को एक साझे रास स्तर के बाजार की संरचना की जा सके। कैसे कर सकें? एक साझे बाजार की संरचना, ये सारी जो चीजें हैं इन पर आपका कर सके। ठीक है। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 में लागू किया गया और इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने के कर वंचन की कमी तथा एक राष्ट्र की एक टैक्स बाजार का निर्माण होने की आशा करदाताओं के द्वारा नियम पालन करने को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। ठीक है, सरल बनाया गया। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई। क्या की गई? पर्याप्त रूप से कमी की गई। विदेशी वस्तु सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार वस्तु विनिमय बाजार में किया गया। 1991 के बाद से जुदा भुगतान संतुलन की समस्या को तत्कालिक आपका निदान करने से अन्य देश की मुद्रा की तुलना में अवमूल्यन किया गया। क्या किया गया? अवमूल्यन किया गया। इससे विदेशी मुद्रा के आवागमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य का निर्धारण सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर ही नियम दरों का निर्धारण करता है। क्या करता है? निर्धारण करता है। बाजार और निवेश नीति सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादक और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहन करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्योग की कार्य कुशलता को सुधारना, कि जो हमारे लोकल एरिया में जो कुछ हमारे उद्योग हैं, जो भी कुछ हम बना रहे हैं, उनमें कैसे हम लोग चेंज करें, ये हमको उसमें देखना। और भारतीय आधुनिक उद्योग के संरक्षण में आयात के परिमाण भी आपके सीमित रखने की नीति अपनाई। ठीक, और उच्च प्राशुल्क को या प्राशुल्क का प्रयोग होता है। ये नीति कुशल और स्पर्धा क्षमता में कमी करती है, जिससे देश में विनिर्माण उद्योग में समृद्धि दर होती है। व्यापक नीति के सुधार के लक्ष्य आयात और निर्यात पर परिमाण स्वरूप प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। प्रासो दरों में कटौती और आयातों में लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक पर्यावरण संवेदी उद्योग को छोड़कर सभी अन्य पर आयात लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। कि कुछ ही वस्तुओं पर रखा गया जिन पर हमको लाइसेंस की आवश्यकता है, बाकी हमें किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता आपकी नहीं पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थ और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ आयात मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से मुक्ति दी गई। क्या की गई? निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया, ताकि हम निर्यात बढ़ाएं। तो जो हम लोग टैक्स लगाते हैं हमारे यहाँ आने पर, हमने उसमें आपका काफी रियायत दी। ठीक है, ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि टैक्सेशन में कैसी हेल्प हुई है, क्या क्या हमने रिफॉर्म आपके टैक्सेशन में किए।
इसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। किसी भी आपका सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। ठीक है, सरकारी कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनी में दो प्रकार के सेवा आपका परिवर्तित होती है। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से भाग होना। पहला क्या है कि अगर सरकार मान लीजिए किसी का है तो वो क्या करेगी, या तो सरकार क्या करेगी, किसी भी सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाएगी, या आपका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देगी। वह दो ही करेगी। या तो मान लीजिए 100% कंपनी के पास शेयर था तो वो क्या करेगी, आपका 76% या तो शेयर को बेच देगी, 24% अपने पास रख लेगी। तो जिसके पास 2/3 होगा वही कंपनी की मेजॉरिटी आपका डिसाइड अथॉरिटी हो जाएगा। या फिर सीधा क्या करेगी, कंपनी उसे टोटली बेच देगी, 100% था और 100% आपका पीएसएल कर दिया, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में कर दिया। क्लियर है, पीएसएल कर दिया, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, यानी कि उन्होंने सब कुछ उसका जो स्वामित्व प्रबंधन सारी चीजें उसको कंपनी क्या उन्होंने बेच दी। तो इस प्रकार से भी होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो कंपनी आपका प्रयोग करती है। ठीक है, और हमको देखना। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाएं। या तक कोई क्या डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजी निवेश कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी आपका पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, हम उसको पीएसयू कह रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कह रहे हैं। उसमें इक्विटी मतलब हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहते हैं। कंपनी आपका मान लीजिए 1 लाख करोड़ की है, कितने की है, 1 लाख करोड़ की, या मान लीजिए 100 करोड़ की है, 100 सीआर की है। अब आपने क्या किया, 100 सीआर में से 1 सीआर का आपने क्या कर दिया, उसका आपने उसके शेयर निकाल दिए। क्लियर है? और शेयर निकालकर वो आपने निजी क्षेत्र के अंतर्गत आपने कर दिए। क्या कर दिए, नहीं कर दिए। तो अब 1 करोड़ में लोग आपका निवेश करेंगे। कोई 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता है, शायद कंपनी ज्यादा निकाल दे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, इस प्रकार बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है। यह भी अपेक्षाकृत की गई पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्योग के निष्पादन को सुधार पर लोग सिद्ध होगा। सरकार को यह आशा की गई कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अंतर्वाह की को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की सार्वजनिक उपक्रम की को आपका प्रबंधकीय निर्णयों में स्वामित्व प्रदान करने, कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उद्योगों को महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न का दर्जा भी आपका दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ लघु रत्न, महारत्न, नवरत्न, ये सारी कंपनियां जो हैं आपको देख रहे हैं और आप इनको आगे भी देखिए। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।